अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आपने अदालतों में वकला और जजेस के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला, दलाइल के दौरान तलखी और सख्त रिमार्क्स ये तो देखा ही होगा, लेकिन अब पाकिस्तान की तारीख़ ने ये भी देख लिया, बल्कि एक बार फिर देख लिया कि दो ब्रदर जज अदालत में बैठे एक दूसरे के साथ उलझे, एक दूसरे के साथ लड़ पड़े। और ये माजी में जो अदालती तारीख़ पर नज़र रखने वाले हैं उनके ख्याल है कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बहरहाल मैंने ये पहली बार सुना इस तरह कि एक जज दूसरे जज के साथ उलझ पड़ने के बाद अपना कलम जो है वो जिससे उन्होंने इंसाफ करना होता है, जिससे वो लिखना होता है फ़ैसला, वो कलम जो है वो पटक कर चले जाएं और अदालत की कार्रवाई जो है वो रुक जाए और उसके बाद सारा जो कमरा अदालत है या उसमें मौजूद जो साइल वकला सब शशदर रह जाएं कि ये क्या हुआ है। लेकिन ये हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी बेंच के सामने। मामला है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की नज़र सानी की दरख्वास्त की समाअत का, जो उन्होंने सदारती रेफरेंस मुस्तरद करने के बाद या मुस्तरद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किया, जिस फ़ैसले में उनके मुतालिक जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे सदारती रेफरेंस में, माली इल्ज़ामात, उनके असासाजात, उनकी अहलिया जैसे फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा के असासाजात, उनके बच्चों के असासाजात के मुतालिक जो मामलात थे उनकी तहकीकात FBR के ज़रिए करवाने और उस मामले को जो है उसकी तहकीकात में डालने के मुतालिक उन्होंने जो नज़रसानी की अपील दायर की थी, उस पर 10 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा था। ज़ाहिर समाअत काफ़ी अरसे से चल रही है और उसमें कई मोड़ आए हैं। कई मौक़ों पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अदालत के सामने जज्बाती हुए, उनकी अहलिया अदालत के सामने आई और एक जज साइल बनकर अदालत में अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। और आज ये भी हुआ कि काजी फ़ायज़ ईसा, जब ये मैं ख़बर देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई जहन में कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कई मौक़ों पर ऐसी बातें की। आपको याद होगा पीछे एक फ़ैसले में, फ़ैसला तो नहीं था लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके मुतालिक एक अदालती या वो जो इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया था कि वो हुकूमत से मुतल्लिका, वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिका केसेस नहीं सुन सकते क्योंकि वो फ़रीक हैं। तो उन्होंने इस मामले को लेकर, क्योंकि वो नज़रसानी की अपील लेकर आ गए थे, उन्होंने कहा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत का रेफरेंस था और हुकूमत ने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए थे। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें आज जब TV चैनल्स पर टिकर चल रहे थे, फिर उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब जो सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं उन्होंने वो उसको फ़ौरी तौर पर उसका जो अंदर वाक़यात हुए, एक और सहाफ़ी हैं हसनात साहब, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने वाक़यात अंदर के बताए कि हुआ क्या था। तो उन वाक़यात के बाद मेरे ज़हन में एक चीज़ आ गई कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने आप को अदालत के सामने बतौर साइल खड़ा करके या हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश होकर या हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना मुकदमा लड़के अपने आप को गो के मुतनाज़ा बना दिया, मगर उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को दिखा दिया कौम को कि अदालतों के अंदर क्या होता है, इंसाफ अदालतों के अंदर कैसे मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता, और अगर इंसाफ मिलता है और अगर सामने तगड़ा बंदा खड़ा हो तो फिर कैसे एक्सपोज होता है सारा कुछ। हुआ कुछ यूँ था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के नज़रसानी की अपील में अटर्नी जनरल, एडिशनल अटर्नी जनरल जो हैं वो अपने दलाल आमिर रहमान साहब वो अपने दलाइल दे रहे थे। हालांकि क्योंकि मुझे कोर्ट के अदालती मामलात का पता नहीं, आपको मैं तो एक सियासी थोड़ी सी सोच रखने वाला आदमी हूँ, सियासी हालात पर ज़्यादातर बात करता हूँ। लेकिन अब ये क्योंकि सियासत जो है वो एक बहुत वसी होता है, वो अदालत के अंदर भी होती है, वो कानून भी सियासत से ही बनता है, आइन भी सियासत के ज़रिए ही बनता है, पार्लियामेंट हो, अदालत हो, हर जगह सियासत की मुदाखलत तो आपके रूटीन लाइफ में वो कहीं भी आगे बाहर नहीं होती, यानी आपका हिस्सा होती है ज़िंदगी का। लेकिन मैं ज़ाहिर उमूमन करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ, लेकिन बहरहाल ये वाला मामला जब मैंने देखा तो फिर मैंने हिम्मत बांधी कि यार इस पर बात की जाए। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कई बार मैंने जब उनका जिक्र हुआ तो मैंने गुजारिश की कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब से उस वक्त उन्होंने वो जो कोयटा में एक बम धमाके में वकला की क्रीम, एक बलूचिस्तान के जितने वकला थे, चोटी के वकला जो मुख्तलिफ मिसिंग पर्सनस के केसेस लड़ते थे फ़लाँ, यानी इंसान ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पर जो आगे आगे होते थे वो बेचारे सारे के सारे
एक धमाके में चले गए और उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब का दौर था और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे। तो इन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने के सरबराही में कमीशन बना था एक रुकनी, उन्होंने अपनी कमीशन में जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया था उस वक्त की वजारत दाखिला को, बाकी एजेंसीज़ को। तो चौधरी निसार साहब उन पर नाराज़ थे। उसके बाद का जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही जो फैज़ाबाद धरना हुआ, फैज़ाबाद धरने को लेकर इन्होंने वो जो अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला दिया फैज़ाबाद धरने केस में, उसमें इन्होंने एजेंसीज़ के किरदार को एक्सपोज करके रख दिया, बता दिया कि एजेंसीज़ किस तरह एक हसास मामले को, एक मजहबी मामले को एक पॉलिटिकल हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी उन्होंने बता दिया। तो जिसकी वजह से वो ज़ाहिर मुसलसल, और उसके बाद उस फैसले के बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया जिस वजह से वो अदालत में अदालत में इंसाफ मांग रहे हैं। तो वो सारा मामला था, बैकग्राउंड इसके पीछे ये था। तो क्योंकि पीछे मैंने सियासत का जिक्र किया तो पीछे सारी की सारी सियासत है। अब एक जज जो है उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जाता है और वो हुकूमत रेफरेंस दायर करती है, उस रेफरेंस को अदालत मुस्तरद करती है और उस वो जो अदालत में मामला जाता है, जब अदालत उस रेफरेंस को मुस्तरद कर देती है, उड़ा देती है, लेकिन साथ ही FBR को एक मामला देती है। यानी हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया वो अदालत पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंकती है और फिर उसी हुकूमत के अटर्नी जनरल जो है, एडिशनल अटर्नी जनरल, वो वकील बन के अदालत के उस फैसले का दिफा कर रहे हैं जिस फैसले के ख़िलाफ़ काजी फ़ायज़ ईसा साहब अदालत में आए हैं नज़रसानी के लिए। यानी उन्होंने कहा, यानी जो आप अब सोचें कि सियासत कितनी कैसे नहीं है इसमें। मतलब हुकूमत के जो नुमाइंदा हैं, वफाक के नुमाइंदा जो हैं आमिर रहमान साहब, वो अदालत के उस फैसले के हक़ में अदालत में खड़े होकर दलील दे रहे हैं जो अदालत ने हुकूमती रेफरेंस के ख़िलाफ़ दिया था। तो बहरहाल वो जो है मतीउल्लाह जहान साहब वो कह रहे हैं कि हैरत ये है, और वहाँ बैठे अदालत के कमरे में बैठे लोग हैरत ज़दा ये थे कि भाई हुकूमत तो इस मामले में फ़रीक ही नहीं है, तो हुकूमत के वकील को सुना क्यों जा रहा है। ये वो मामला था और मामला बना भी आमिर रहमान साहब पर है। वो दलाइल दे रहे थे लंबे लंबे। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब सीनियर जज हैं, उन्होंने उनको कहा कि ज़रा जल्दी करें। उस पर वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने बीच में मुदाखलत करके बात की। बाकिर साहब ने, जस्टिस बाकिर साहब ने कहा कि जनाब आप इस तरह एक सीनियर जज को कैसे टोक रहे हैं। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने जो है वो मकबूल बाकिर साहब के अगेंस्ट जाकर उनकी मुनीब साहब की हिमायत की और मामला इस तरह हो गया। सजाद शाह साहब ने कहा अगर आप इस तरह टोकते रहेंगे साथी जज को तो हम उठकर चले जाएंगे। तो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब उठे, उन्होंने कहा उठकर तो मैं भी जा सकता हूं, और उन्होंने अपना कलम पटखा और वो चले गए। जिसके बाद 10 मिनट के लिए समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। और फिर जब दोबारा आए तो उमर अता बंदयाल साहब जो सरबराही कर रहे थे बेंच की, उन्होंने आकर कहा कि जनाब क्योंकि हम रोज़े में ठंडा पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन हम ठंडे माहौल में गए, ठंडी हवा में जाकर हवा के झोंके लेकर हम आए वापस ताज़ा दम होकर। तो माहौल बहरहाल उसके बाद दलाइल हुए। 23 अप्रैल तक अटर्नी जनरल को कहा, एडिशनल अटर्नी जनरल को कहा गया आमिर रहमान साहब को अपना जो है वो दलाइल मुकम्मल करें। लेकिन ये मसला हो क्यों रहा है? हो इस वजह से रहा है कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो हैं वो सदारती रेफरेंस में का जो मामला था इनकी असासों वाला, या जो इनकी प्रॉपर्टीज़ का जो FBR को भेजा, वो उसमें उन जजेस में थे जो मुखालिफ थे उस फैसले के। उन्होंने उसके इख्तलाफी नोट लिखा था। और साथ ही आपको याद होगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक अपना दरख्वास्त दायर की थी इसी से मुतल्लिका कि मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त ही होगी कि वो इनकी जो कार्रवाई है उनकी नज़रसानी की पिटिशन पर, वो कार्रवाई लाइव दिखाई जाए, लाइव नशर की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, मैंने क्या किया या मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बहरहाल उसका जो कानून को और आइन को जानने वाले या दुनिया की अदालती तारीख़ को और अदालतों पर नज़र रखने वाले लोगों का ख्याल है कि दुनिया में ऐसा होता है। उनका कोई मुतालबा या उनकी कोई पिटिशन में वो जो इस्तदा थी वो कोई वो नहीं थी, मुनासिब नहीं थी, हो सकता था उसमें। लेकिन बहरहाल जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने उनके हक़ में क्योंकि मुस्तरद हो गई थी, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने इस राय के थे कि उनको ये हक़ दिया जाए कि कार्रवाई जो है वो लाइव नशर की जाए। तो बहरहाल ये सारा यानी जजेस का आपस का जो था कार्रवाई के दौरान अपने जो राय ख़यालात काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हक़ में और उनके ख़िलाफ़, तो वो सारा एक आज नज़र आ गया कि किस तरह चीज़ें
जजेस के दरमियान भी तलखियाँ बढ़ रही हैं इस केस को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने गुजारिश की कि मामला तो बुनियादी तौर पर जो सदारती रेफरेंस है वो तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। अब वो सदारती रेफरेंस से एक बात बनी, उस बात को लेकर अब वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अदालत में खड़े हुए। आज वो उनको वो बात कर रहे थे तो उनको बहरहाल कहा गया कि जनाब आप अदालती कार्रवाई को बार बार डिस्टर्ब ना करें, आप चुप करके बैठ जाएँ और वो जो आमिर रहमान साहब वो दलील दें। तो उसके बाद वो बैठे और वो कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गए अदालत में, और उनकी एहलिया जो है वो कुछ लाई थी कुछ बुनने के लिए, तो वो उनका कोई गोला वो खोल के अपने पर्स में से वो बुनना शुरू हो गई। तो असल जो चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान में अब ये तो क्योंकि अदालत का मामला है, अदालत में चल रहा है, लेकिन बहरहाल अब सवाल इससे ये उठ रहे हैं कि एक जज जो हैं वो उनके मुकदमे में, उनकी नज़रसानी की दरख्वास्त में आलम ये हो रहा है, हालात ये हो रहे हैं कि अदालत के अंदर तलखियाँ बढ़ रही हैं। अब उसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है, जो मुकदमे को देख रहे हैं मुसलसल, जिन जिन सहाफ़ियों को मैंने सुना या जो पता किया इस्लामाबाद से, पता ये चला कि जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो बेंच का हिस्सा हैं 10 रुकनी बेंच का, वो रिटायर होने जा रहे हैं, 30 को रिटायर हो रहे हैं, 30 अप्रैल को। तो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब या दूसरे जो इनके हम ख्याल जजेस हैं, उनका ख्याल ये है कि इस मामले को अब निपटा दिया जाए, जल्दी ख़त्म किया जाए, इतना ज़्यादा लिंग और ना किया जाए। जज साहब अगर चले गए तो फिर दोबारा ज़ाहिर इस केस की समाज जो है वो और आगे चली जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसको इतना चलाया गया है, इतना सुना गया है, तो अब किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुँचा जाए, कोई ना कोई नतीजे पर पहुँचा जाए। लेकिन दीगर जज साहबान जिसमें जस्टिस सजाद शाह साहब, अच्छा जस्टिस सजाद शाह साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि एक अपना सिंध हाई कोर्ट के जज साहब के साहबजादे अगवा हो गए थे, ये वो हैं वो मोअज़्ज़िज़ जज साहब। तो बहरहाल ये ख़ुद बड़ा परेशान रहे, इनके साथ ज़ाहिर बेटा अगवा हो जाना, सिटिंग जज का बेटा, हाई कोर्ट के जज का बेटा अगवा हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और बहरहाल वो फिर रिहा हो गए थे, बाजियाब हो गए थे। तो ये ख़ुद बहरहाल मुतासिर हैं इन हालात के। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब सबको पूरा टाइम दिया जाए, सबको सुना जाए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी जिस तरह टाइम दिया गया, उनकी एहलिया को जिस तरह सुना गया, तो इसी तरह जो हुकूमत के वकील हैं उनको भी सुना जाए, उनको भी टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए। तो बहरहाल असल मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ जो रही है, उस तारीख़ की वजह से बदगुमानियाँ लोगों के दिलों में बढ़ रही हैं, जहनों में पनप रही है कि हो क्या रहा है। भुट्टो साहब का केस हो, उसके बाद नवाज, अब बहुत पुराना नहीं जाते, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ जो है वो साकिब निसार साहब की अदालतों में हुआ, या अभी जो कुछ हो रहा है, यानी सियासी लोग जेलों में पड़े हुए हैं, अदालतों से ज़मानतें नहीं होती, नैब की दरख्वास्त सुनी जाती है, उनकी कोई संभाल नहीं होती। अल्लाह अगर के शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई, खुर्शीद शाह साहब अभी तक अंदर पड़े हुए हैं। टेलीफोन कॉल पर उस वक्त की अपोजिशन लीडर, मुल्क की या इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को टेलीफोन कॉल पर नाअहल करार दिया। टेलीफोन कॉल किसकी थी सबको पता ही है, वो नवाज शरीफ साहब का ज़माना था। तो इस तरह पाकिस्तान की अदालतों में होता रहा है। लिहाजा अब एक साथी जज जो हैं वो ख़ुद जब अदालत में आकर कटहरे में बतौर साइल खड़े हुए हैं, तो फिर चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज होकर नज़र आने लग गई हैं, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं ज़ाहिर है वो तो फिर सबको उनको पता भी है, और उन्होंने कह भी दिया था पिछले दिनों कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब के लिए, खोसा साहब के लिए, कि वो मेरी पीठ में छुरा घूम कर चले गए हैं। अब एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, और वो जज जिनके ऊपर कोई उंगली इस तरह नहीं उठा सकता कि ये जज जो है वो अपराइट नहीं है, उनके किरदार पर, उनकी साख पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा, वो खड़े हुए हैं और उनका मुकदमा सुनते हुए अदालत में जज लड़ रहे हैं आपस में, और तलखी बढ़ रही है उनके दरमियान। तो हुआ तो यही कि भाई हमारा अदालती निज़ाम एक्सपोज हो रहा है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, वो जज रहते हैं नहीं रहते, जो कुछ वो अदालत में हुकूमत के मुतालिक उसके मुतालिक कहते रहे, ज़ाहिर है मुतनाज़ा जज तो फिर टोटली न्यूट्रल होना चाहिए ना, तो वो तो मुतनाज़ा हो ही गए होंगे। ज़ाहिर है आगे जाके वो क्या करते हैं, फ़ैसला अपने लिए इंसाफ लेने के बाद वो दोबारा अदालत की कुर्सी पर बैठते नहीं बैठते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारा खेल मुझे जजी से हटाने के लिए, मुझे निकालने के लिए रचाया जा रहा है। तो ये अपनी इज़्ज़त बहाल करवाने के बाद उनके हक़ में फ़ैसला आता है, ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया तो फिर ज़ाहिर है गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर उनके हक़ में फ़ैसला आता है तो करने के बाद क्या वो उस पर रहते हैं जज की कुर्सी पे, या छोड़ देंगे बावकार तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये कि वो अपने आप को तो उन्होंने मुतनाज़ा कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने
अदालत के निज़ाम को एक्सपोज कर दिया। और सिंधी में कहते हैं कि अब्बो मरियो वज़न की खबर पई, और एक बंदा जा रहा था रास्ते से, उसके ऊपर कोई दरख्त गिर गया तो बेटा आया दरख्त उठाने के लिए, तो नहीं वो दरख्त का तना उनसे उठाया गया, तो उसने कहा कि जनाब बाप तो मर गया लेकिन वज़न का पता लग गया। तो फ़ायज़ ईसा साहब ने अपना दामन दाव अपने आप को तो दाव पर लगा दिया, लेकिन एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान में इंसाफ लेना कितना मुश्किल है। अब आखिर में जी हमारे जो मेहरबान हैं हमें अपने कमेंट से आगाह करते हैं, उनकी बात खबर राना साहब हैं। वो कहते हैं नवाज़ शरीफ की वफ़ादारी का बार बार बयान जारी करना शहबाज शरीफ को याद दहानी करवाते रहना है। वो मरीम नवाज़ साहबा ने जो बयान जारी किया था कि शहबाज शरीफ साहब को नवाज़ शरीफ की वफ़ा की वजह से, वफ़ादारी की वजह से उनको जेल में रखा गया और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, ये उस पर कह रहे भाई शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो कोई कहे ना कहे, शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के साथ इतने मुखलिस हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब अब बोलना है, अब चुप होना है, अब ये करना है, वो करना है, वो वही करते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपना इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन अगर वो अपने भाई के साथ मुखलिस ना होते, उनके साथ वफ़ा ना करते, तो कब के वज़ीर आज़म बने बैठे होते। और वज़ीर आज़म बनना, आप सोचें कि लोग क्या क्या पापड़ नहीं बेलते। इमरान खान साहब ने क्या क्या नहीं किया वज़ीर आज़म बनने के लिए, कोई भी क्या क्या नहीं करता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने प्लेट में रखी हुई वज़ारत उज़्मा अपने भाई के साथ वफ़ादारी की वजह से ठुकराई है। तो बहरहाल बयान याद दहानी के लिए है कि नहीं है, लेकिन वफ़ादारी उनकी मेरी नज़र में मशकूक नहीं है। अब्दुल कियानी साहब हैं, वो कहते हैं करप्ट न्याजी माफिया मुल्क को तबाह और पाकिस्तानी मीशत को तबाह और पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं, यानी पाकिस्तान मीशत को भी तबाह कर दिया और मुल्क को लूट रहे हैं। सबके सामने है जी। अब क्या बंदा कहे कि चीनी नहीं मिल रही, आटा महंगा हो रहा है, कोई चीज़ जो है वो गरीब की उसमें नहीं, और माफियाज़ हैं वो लूट रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब सिर्फ बयान दे रहे हैं, वो कहते हैं माफियाज़ को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन माफियाज़ जो है अवाम को उन्होंने किसी काबिल नहीं छोड़ा कि वो एक वक्त की रोटी खा सके। अब्दुल समद साहब हैं, वो कहते हैं कि अदालती मामला, फिर बड़ा सा कहका लगाते हैं और कहते हैं क्या पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं, हमने तो आज तक नहीं देखे, किसी ने देखे हैं तो हमें बताए। इंसाफ पाकिस्तान में बहुत कम होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अदालतें हैं, अदालतों में इंसाफ है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।